हेलो स्टूडेंट्स। मैंने जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, अभी भी उसका आंसर बाकी है, जिसे मैं पार्ट 3 में कन्वर्ट करूँगी। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 3 ये भाषा का जो महत्व है उसका आंसर थोड़ा सा लास्ट में रह गया था। एक बार मैं बता दूं आपको, 2-3 लाइंस का ही रह गया था बस। आप मेरी वीडियो देखेंगे जब पार्ट 2 की, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। ये पार्ट 3 है, थोड़ा सा उसके लास्ट के 2-3 लाइंस रह गई थी। तो यही लिखा हुआ है, बस आप रीड कर सकते हो। अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है, विचार होना पहले बहुत जरूरी है। विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। ये पार्ट 2 का है, जो थोड़ा सा 2-3 लाइंस का रह गया था। ठीक है, इसे रीड आउट कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं। उसी के आंसर में हमारे प्रकार रह गया है। अभी प्रकार का आंसर अभी रह गया है। हमने महत्व कर लिया है, प्रकृति कर लिया है, और विशेषताएं तो उसी से बन जाएंगी आपकी, प्रकृति से और महत्व से। इजीली आप विशेषताएं भी भाषा की बना लोगे। ठीक है, तो अगर आपको प्रकृति पढ़ ली है, आपने भाषा की प्रकृति पढ़ ली है, भाषा का महत्व पढ़ लिया है, तो विशेषताएं उसी की लाइन से, उसी के पॉइंट से बन जाएंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका पेपर में आ भी जाता है तो और ये अब मैं आगे नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ। हमारे प्रकार रह गए हैं, भाषा के प्रकार, कि आपको अपना आंसर किस तरह देना है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए भाषा के प्रकार आज हम टॉपिक करेंगे। देखिए लिखा है भाषा के प्रकार। ठीक है, भाषा के विविध रूप निम्नलिखित हैं। आपको पहले कैसे देना है हेडिंग? प्रयोग की दृष्टि से। हमेशा जो जब हम बीएड प्रोफेशनल कोर्स में अपने आ जाते हैं, तो हम छोटे बच्चों की तरह आंसर नहीं देना होता, हमें थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से आंसर देना होता है अपना। अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, आपको ये लिखना है। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के दो रूप हैं। ओके, पहला क्या है? अब आपको यहाँ लिखना है मौखिक भाषा। यहाँ लिखोगे आप, मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में हर समय करते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मौखिक लिखित, मौखिक लिखित। ठीक है, तो हम इसको मौखिक को तो हम हमेशा अपनी बोलचाल की भाषा में हर समय करते रहते हैं। अब पहले जो बच्चा जन्म लेता है, वो पहले बोलना ही तो सीखता है, कि वो पहले लिखना ही सीख जाता है? पहले बोलना सीखता है ना। मौखिक भाषा अक्षरों का केवल ध्वन्यात्मक रूप है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचार विनिमय के लिए किया जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में समस्त ज्ञान मौखिक रूप से ही सुरक्षित रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में क्या होता था? जो समस्त ज्ञान है वो मौखिक रूप से ही सुरक्षित रहा है। ठीक है, आगे है लिखित भाषा। एक मिनट, देखिए लिखित भाषा। लिखित भाषा सेकंड पॉइंट आपको डाल के लिखना है। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिख कर जहां प्रकट करता है, वो है लिखित भाषा। और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, दूसरा भी उसकी बात को पढ़कर समझता है, तो वह लिखित भाषा
कहलाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जल्दी। फोर्टीन पेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको किस तरह से लिखना है, सेकंड नंबर डालना है, आपको लिखना है व्यवहारिक दृष्टि से। क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, व्यवहारिक दृष्टि से भाषाओं को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। फर्स्ट है मूल भाषा, ये बहुत इजी है, आपको खुद पढ़ के सारे समझ आ जाएंगे कि मूल भाषा के बारे में मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मूल भाषा को प्राचीन भाषा भी कह सकते हैं। मूल भाषाएं ही आधुनिक भाषाओं की जननी हैं। ठीक है, जैसे हिंदी है, गुजराती है, तो उसकी मूल भाषा क्या रहेगी, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत मूल भाषा रही होगी पहले। ठीक है, उसी से आगे गुजराती बना, हिंदी बना। ठीक है, तो ये मूल भाषा मानी जाती हैं। इन्हीं भाषाओं के माध्यम से तथा परिस्थितियों के कारण आज की भाषाएं प्रकट हुई हैं। अतः कहा जा सकता है कि जो भाषा किसी भाषा परिवार की आज जन्मदात्री होती है, उसे उस भाषा परिवार की मूल भाषा कहते हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे संस्कृत चलती थी ना, तो वो मूल भाषा मानी जाएगी। भारत की मूल भाषा, ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, भारत की मूल भाषा संस्कृत कही जा सकती है। पहले संस्कृत ही रही होगी ना, हमारे ऋषि मुनि संस्कृत में लिखते थे। ठीक है, उसी से आगे हिंदी बनी, फिर आगे गुजराती का आविष्कार हुआ, तो हम तभी तो बोलते हैं कि अब हिंदी फेमस है। यह उत्तरी भाषा की आर्य भाषाओं की भी मूल भाषा है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, मातृभाषा। ये भी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है मातृभाषा के बारे में। रुकिए, मैं पहले इसको थोड़ा छोटा कर लूं। चलिए मातृभाषा के बारे में पढ़ते हैं। मातृभाषा, मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे कोई बालक अपनी माता का अनुकरण करके स्वाभाविक रूप से सीखता है। मैंने अनुकरण का मतलब बताया था, क्या होता है, कॉपी करना। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो अपने माँ बाप को सुनता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और वही कॉपी करता करता सारा सीख जाता है। वास्तव में यह मातृभाषा का संकुचित अर्थ है। यह भी संकुचित है, पतला सा जो रास्ता होता है ना वो। बालक जिस प्रदेश में जन्म लेता है, उसकी बोली या क्षेत्रीय भाषा वह पहले सीखता है। वास्तव में बालक की मातृभाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है। जो मातृभाषा बालक की होगी वही उसकी क्षेत्रीय भाषा होगी। विस्तृत अर्थ में हम क्या कह सकते हैं मातृभाषा के बारे में, कि मातृभाषा किसी क्षेत्र विशेष की उस भाषा को कहा जाता है जिसमें उस क्षेत्र के रहने वाले सभी व्यक्ति मौखिक तथा लिखित रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आदान प्रदान करते हैं। जहाँ वो जहाँ भी वो मातृभाषा है, उस क्षेत्र विशेष में उस भाषा को कहा जाता है। ठीक है, मातृभाषा जिसमें उस क्षेत्र के रहने वाले सभी व्यक्ति मौखिक लिखित रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो। जैसे मैं किसी क्षेत्र में रह रही हूँ और वहाँ सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हो, सबसे ज़्यादा वहाँ पर हिंदी को प्रेफर मिलती हो, तो वो क्षेत्र की भाषा मानी जाएगी। ठीक है, ये था मातृभाषा के बारे में। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको अच्छे से पॉइंट्स अपने लर्न करने हैं।
15 पेज पर आ गए हैं, अभी हम 14 पेज पर थे। थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है? प्रादेशिक भाषा, जो इजी है बहुत, जो प्रदेश में बोली जाती है वो प्रादेशिक भाषा है ना। प्रादेशिक भाषा में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से उसको कन्वर्ट किया जाता है। देखो, प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश विशेष में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। उत्तर भाषा के एक बड़े भाग में प्रयोग होने वाली हिंदी भाषा इस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा कही जा सकती है। समझ रहे हो, वहाँ हिंदी अगर सबसे ज़्यादा बोली जाती है हर जगह, तो वहाँ हिंदी ही प्रादेशिक भाषा मानी जाएगी। इसी तरह अन्य प्रांतों में प्रयोग होने वाली भाषा का उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा कही जाएगी। ठीक है। एक प्रादेशिक भाषा में कई प्रकार की बोलियां सम्मिलित हो सकती हैं, जैसे हिंदी में राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज आदि। हिंदी में क्या क्या इंक्लूड है? राजस्थानी भी हो सकती है, भोजपुरी भी आप हिंदी को मिक्स करके बोल सकते हो, बुंदेली, ब्रज आदि। तो ये सारी क्या है? प्रादेशिक भाषा। ओके, फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। एक मिनट में सेट कर लूं। बोली के बारे में पढ़ते हैं। बोली, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बोली। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। वास्तव में बोली भाषा का वह रूप होता है जो एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप में प्रयोग की जाती है। समझ रहे हो, मौखिक रूप में जो सबसे ज्यादा जो भाषा प्रयोग होती है वो बोली है। ठीक है, उस क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो सब मौखिक में बोलते हैं। बोली को भाषा का पूर्ण दर्जा नहीं दिया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना कि बोली को भाषा का पूर्ण दर्जा नहीं दिया जा सकता है। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहा जाता है। समझ रहे हो, एक ही भाषा के अंदर कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो वो बोली कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, जैसे हिंदी भाषा में ब्रज, अवधि आदि। इजी है, ठीक है। आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। थोड़ा सेट कर लूं। हाँ जी, देखिए फिफ्थ पॉइंट, सांस्कृतिक भाषा। किसी जाति, समाज या राष्ट्र की संस्कृति जिस भाषा में निहित रहती है उसे सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। अपनी संस्कृति से अच्छी प्रकार परिचित होने के लिए सांस्कृतिक भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर अपनी संस्कृति में, जैसे ऋषि मुनियों ने हमारे जो वो गीता में जो लिखा हुआ है वो संस्कृत में है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो क्या होता है, तो वहाँ हमें पहले संस्कृत हमें अच्छे से आनी चाहिए ना, तभी तो हम उस भाषा को समझ पाएंगे कि वो क्या लिखा हुआ है उन्होंने, है ना। तो ये हमें यहाँ समझ के चलना है। ठीक है, पहले मैं एक मिनट सेट कर लूँ इसको फटाफट। सिक्सटीन पेज, ठीक है। अब है सिक्स्थ, राष्ट्रभाषा। क्या है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा में क्या है? किसी राष्ट्र के निर्माण, विकास एवं भावात्मक एकता के लिए, समझ रहे हो, निर्माण, विकास, भावात्मक एकता के लिए राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र का निर्माण अगर करना है, विकास करना है, भावात्मक एकता को बनाए रखना है तो राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है।
राष्ट्रभाषा प्राय वह भाषा होती है जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अधिकतर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। समझ रहे हो? जितने भी वो उस राष्ट्र के व्यक्ति होंगे वहां पर, उनके द्वारा भाषा का प्रयोग किया जाएगा। यह भाषा राजकीय कार्यों एवं सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का, यहाँ स्टूडेंट्स आएगा, दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, दर्जा यहाँ मैंने नहीं लिखा, तो आप दर्जा यहाँ लिख लो, राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषा को समझती एवं बोलती है। समझ गए? राष्ट्रभाषा तो समझ ही गए होगे कि जहाँ जो सबसे ज़्यादा अधिक हिंदी बोली जाती है तो उसी को दर्जा प्राप्त है राष्ट्रभाषा का। ठीक है, आगे 7th पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, 7th पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय भाषा। ये बहुत इजी है, आपको इजीली याद हो जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप याद ना कर सको। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय भाषा, जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी लोकप्रिय तथा प्रचलित हो जाए एवं उसका प्रयोग दूसरे राष्ट्र अपने विचार एवं भावों के विनिमय के लिए करने लगे। समझ रहे हो? जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी लोकप्रिय, राष्ट्रभाषा जैसे हिंदी है, वो अन्य राज्यों में भी, अन्य राष्ट्रों में भी लोकप्रिय हो, प्रचलित हो, तो उसका प्रयोग दूसरे राष्ट्र अपने विचार विनिमय, भावों के विनिमय के लिए करने लगे, तो उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। कैसे? सुन लो। हम भारतीय लोग ज़्यादा हिंदी बोलते हैं। अब बाहर के जो देश हैं वो तो सब हिंदी नहीं बोलते, है ना, उनको अंग्रेजी आती है, तो हमें भी उस अंग्रेजी को सीखना पड़ेगा, तभी हम अपने विचारों का, भावों का सही तरीके से आदान प्रदान कर पाएंगे। अब मैं भारत की हूँ, मैं उनके सामने हिंदी बोलती रहूँ, उनको मेरी हिंदी समझ आ जाएगी? नहीं आएगी। इसलिए मुझे अपना जो भी है भावों को, विचारों को एक दूसरे के सामने लाने के लिए मुझे भी अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। ठीक है। आज संसार में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है। यदि हम संसार में ज्ञान तथा विज्ञान से परिचित होना चाहते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा को भी अनिवार्यतः सीखना होगा। ठीक है, हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा को भी सीखना होगा, जैसे कि अंग्रेजी ही बोली जाती है। ठीक है, आगे 8th पॉइंट पर चलते हैं। एक मिनट में सेट कर लूं इसे। देख रही हूँ क्या है। अरे भाई हो जा सेट। हाँ, देखिए 8th पॉइंट पर लिखना है विदेशी भाषा के बारे में। वे भाषाएं जो अन्य देशों की भाषाएं हैं तथा उस देश की मूल भाषा, संस्कृति भाषा तथा मातृभाषा नहीं होगी। ठीक है, अन्य देशों की भाषाएं हैं। विदेशी भाषा तो आपको पता है अंग्रेजी, है ना, तो वही, तो फिर वो उस देश की मूल भाषा, संस्कृति या मातृभाषा नहीं मानी जाएगी, विदेशी भाषाएं कहलाएंगी। जहाँ सिर्फ अन्य देशों की भाषाएं चल पा रही हैं वो होती है विदेशी भाषा। वहाँ आपकी हिंदी नहीं चलेगी, वहाँ आपकी संस्कृत नहीं चलेगी। हमारे देश के लिए चीनी, जापानी, रूसी, जर्मन आदि भाषाएं विदेशी भाषाएं हैं। समझ रहे हो? इसको आपको अपने पेपर में लिखना है एग्जाम्पल देकर, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देंगे। ठीक है, हमें एक दूसरे के निकट आने तथा संसार के नवीन ज्ञान को, विज्ञान को समझने के लिए विदेशी भाषा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्राप्त करना पड़ेगा ज्ञान। ठीक है, विदेशी भाषा समझ आई क्या है क्या नहीं? आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है,
और लास्ट पेज रह गया है। देखिए, तभी हम अपना तथा अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। विदेशी भाषा में आपका ये लास्ट लाइन रह गई थी, मैंने बता दी है। अब इसको अच्छे से तैयारी कर लो। मैंने एक बार पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझा कर आपको समझा दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ये आंसर सारे याद करने हैं। अब आपका आज पार्ट 3 में ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। विशेषताएं मैंने बता दी हैं। अगर भाषा की विशेषताएं भी पूछी जाती हैं तो आप प्रकृति के पॉइंट्स लिख सकते हो और थोड़े मिक्स करके महत्व के पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, आपकी विशेषता तैयार हो जाएगी। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। किसका? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट का, यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी लेकर आऊंगी कि आपकी तैयारी करवाऊं अच्छे से। तो आपको भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। धीरे धीरे प्लीज अपना याद करते रहो। तभी मैं जल्दी वीडियोस रेडी कर रही हूँ कि हमारा लेट ना हो जाए ज़्यादा काम। आप पढ़ते रहो वीडियो से ताकि आपको याद हो जाए, समझ आ जाए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।